नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है घर आई खुशियाँ। जगमोहन जी ने अपने घर में बगिया लगाई हुई थी। एक आम पर कच्ची कैरियाँ लदी थी। गरीब घर के रोहित और सारिका ने कैरियाँ तोड़कर खा ली। यह देखकर जगमोहन जी को अपना बचपन याद आ गया, जब वे किसी को अपने मकान के पेड़ से फल नहीं तोड़ने देते थे। जगमोहन जी पटना शहर में बने आलीशान घर में अकेले ही रहते थे। उनके बच्चे विदेश में अपनी ही दुनिया में मस्त थे। जगमोहन जी ने भी अपने आप को बिजी रखने के लिए घर के पिछले हिस्से में कई तरह के फलदार पेड़ लगा रखे थे। जगमोहन जी सुबह सुबह रोजाना 1 घंटा बगिया में काम करते थे। उनकी मेहनत रंग लाई। इस बार आम का पेड़ कैरियों से लद गया था। झुग्गियों में रहने वाले रोहित और सारिका कॉलोनी में लोगों की कारों की सफाई करने का काम करते थे। एक दिन दोपहर में वे दोनों जब जगमोहन जी के घर के पिछवाड़े में लगे आम के पेड़ की छांव में सुस्ताने बैठ गए तो उनका ध्यान ऊपर गया। कच्ची कैरियों को देखकर सारिका का मन ललचा उठा। रोहित, मेरे लिए एक आम तोड़ दो। नहीं, किसी से बिना पूछे फल नहीं लेते, रोहित बोला। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे पूछने से तुझे तोड़ने देंगे। इतना ही खाना जरूरी है तो खरीद कर क्यों नहीं खाती? रोहित, मैं तुझे धन्ना सेठ नजर आती हूँ क्या? इतना कमा लेती तो दुकान से बढ़िया कपड़े ना खरीद लेती? बाल्टी उठा उठा कर कमर दोहरी हो जाती है, तब कहीं 10-20 रुपए हाथ आते हैं, उनको भी माँ को देना पड़ता है, तब कहीं मेरे घर पर चूल्हा जलता है। सारिका, मेरा भी तो यही हाल है, वरना कसम से खरीद कर खिला देता तुझे कच्ची कैरी। चल चल, तू तो रहने ही दे, तुझसे ना हो पाएगा, मैं ही कुछ करती हूँ। सारिका ने इधर उधर नजर दौड़ाई। उसे एक लकड़ी दूर पड़ी हुई दिखाई दी। वह उसे उठाकर ले आई और निशाना साध कर लकड़ी फेंकी, पर वह कैरी तक पहुंच ही नहीं पाई। सारिका गुस्से में मुंह फुलाकर वहां से चल दी। ओहो सारिका, कहाँ चल दी? जहन्नुम में। रुको जरा, मैं भी आ रहा हूं। ओहो, तुम भी? तुम तो पीछे मत आओ, यह सड़क तुम्हारी नहीं है, सभी के लिए बनी है। ओह ठीक है, अब यह फिक्र जताने की नौटंकी मेरे सामने मत करना, वरना कट्टी। सारिका रानी, गुस्सा थूक दो। चलो, मैं तुम्हें उसी पेड़ से कैरी तोड़ देता हूँ। सच में देगा? झूठ तो नहीं बोल रहा? चलो, ना तोड़ कर दूँ तब कहना। सारिका मुड़कर फिर से पेड़ के नीचे पहुंच गई। रोहित ने डंडा उठाकर कई बार कैरी पर निशाना साधा और जोर से डंडा फेंककर मारा। झट से 2 कच्चे आम सारिका की झोली में आ गिरे। सारिका खुशी से नाच उठी और वहीं बैठकर आम खाने लगी। मुझे भी तो दे आम, अकेली खा जाएगी क्या? मरा क्यों जा रहा है? लड़कियां कच्चे आम खाती हैं, लड़के नहीं खाते। तुझसे किसने कहा कि लड़के कच्चे आम नहीं खाते? मेरी माँ भाई को खाने से मना करती है। वैसे तेरा भी अभी कच्चे आम खाने का समय नहीं आया है। 16 बरस की सारिका का मुंह शर्म से लाल हो गया। चल हट, बेशर्म कहीं का। रोहित और सारिका उठकर झुग्गियों की तरफ बढ़ गए। जगमोहन जी कुछ देर पहले बगिया में आए थे और दोनों को बातें करते देख पेड़ की ओट में हो गए। उनकी तरफ दोनों की पीठ थी, इसलिए वे उनका चेहरा नहीं देख पाए। वे मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। अगले दिन जगमोहन जी दोपहर में बार बार खिड़की से झांककर देख रहे थे कि अब वह लड़का आए और देखें कौन है, लेकिन उस दिन कोई नहीं आया। अगले दिन जगमोहन जी बगीचे में टहल रहे थे कि तभी आम के पेड़ पर हलचल हुई। वे एक पेड़ की आड़ से देखने लगे। लड़के ने डंडी मारी और कुछ आम जमीन पर गिर पड़े। साथ खड़ी लड़की ने लपक कर वे उठा लिए। अब अक्सर वे दोनों उसी आम के पेड़ के नीचे समय बिताते नजर आते।
जगमोहन जी को रोहित में अपना पोता नजर आता था। उन्हें दूर से देखकर मन ही मन अजीब सी शांति मिलती थी। एक दिन बरामदे में बैठे जगमोहन जी सोचने लगे। आज से 40 साल पहले वे पिताजी के साथ कानपुर में रहते थे। रेलवे के क्वार्टरों में पीछे बगीचा था। घर रेलवे स्टेशन के पीछे ही बना था। तो रेल की पटरियों पर कबाड़ बीनने वाले बच्चे घूमते हुए आते और दोपहर में मौका पाकर फल तोड़ लिया करते। पिताजी से शिकायत करते तो वे यही कहते, खाने की चीज़ है, खाने दो, बेचारे खरीद कर तो खा नहीं सकते। जगमोहन जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता था। वे भुनभुनाते हुए पढ़ने बैठ जाते, लेकिन उनका ध्यान अमरूद के पेड़ पर ही रहता और जब भी वे बच्चों को देखते उन्हें भगाकर ही दम लेते। एक दिन पिताजी ने जगमोहन जी को टोका, जग्गू, अमरूद पककर गिरते जा रहे हैं, तुम भी इतना खाते नहीं हो, बेचारे बच्चों को ही खाने दो। लेकिन जगमोहन जी को तो जिद हो गई थी कि इन बच्चों को नहीं खाने देना है। नतीजन अमरूद पक पक कर गिरने लगे और सड़ने लगे। पिताजी ने तुड़वाकर पड़ोसियों को देने के लिए कहा तो जगमोहन जी को वह भी पसंद नहीं आया। तब पिताजी ने कहा, बेटा, बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। लेकिन जगमोहन जी को समझ में कुछ नहीं आता था। वे गुस्से से पैर पटकते हुए अंदर चले जाते और फल की टोकरी उठाकर बेमन से सभी पड़ोसियों को बांट आते थे। पर आज बच्चों को फल तोड़ते देखकर जगमोहन जी को गुस्सा नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से बच्चे पेड़ के पास दिखाई नहीं दिए। जगमोहन जी का मन बेचैन रहा। इस बीच आम पक गए थे। आज ही माली ने सुबह तोड़कर रख दिए। जगमोहन जी ने माली के साथ पड़ोसियों को आम बंटवा दिए और कुछ माली काका को दे दिए। कुछ आम उन बच्चों के लिए भी रखवा लिए। माली काका, अगर आपको एक लड़का और लड़की साथ में दिखाई दें तो उन्हें घर बुला लेना। जी साहब, नजर आए तो जरूर बुला लेंगे, कहकर माली निराई गुड़ाई करने लगा। सारिका, एक भी आम पेड़ पर नहीं है, रोहित ने कहा। वह देख माली काका, हमें यहाँ देख लेंगे तो पकड़ ले जाएंगे, जल्दी चल, सारिका बोली। आवाज़ सुनकर माली ने पीछे मुड़कर देखा और बोले, यहाँ आओ। जी, हमने कोई आम नहीं तोड़ा है, रोहित ने कहा। अरे, तुम दोनों को हमारे साहब बुला रहे हैं, अंदर आ जाओ। रोहित, मत जाना, दाल में कुछ काला है, सारिका रोहित के कान में फुसफुसाई। जो होगा देखा जाएगा, ओखली में सिर दिया है तो डरना क्या। रोहित, आज बड़ी कहावतें याद आ रही हैं, अगर मार पड़ी ना तो नानी भी याद आ जाएगी। रोहित और सारिका डरते हुए माली काका के पीछे पीछे चल दिए। घर में घुसे तो बैठक में एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने एक साथ दादाजी नमस्ते कहा। जगमोहन जी ने उन दोनों को बैठने का इशारा किया। सारिका अपने कपड़े समेटकर जमीन पर बैठ गई, जबकि रोहित अभी भी खड़ा हुआ था। रोहित, यही नाम है ना तुम्हारा? जी हाँ, मेरा नाम रोहित है, आपको कैसे पता चला? आम के पेड़ पर बने दिल में लिखा देखा था तुम दोनों का नाम। सारिका और रोहित शर्मा गए। शर्माओ मत, बैठ जाओ। रोहित भी सारिका के पास बैठ गया। मालिक काका, इन बच्चों को आम काट कर खाने को दो। जी मालिक, अभी लाया। मालिक काका प्लेट में आम काट कर ले आए और बच्चों के सामने प्लेट रख दी। बच्चों, आम खाओ। सारिका रोहित की तरफ हैरानी से देखने लगी। रोहित ने प्लेट से आम का टुकड़ा उठाकर सारिका को दिया। दोनों बैठकर आम खाने लगे। जगमोहन जी को आज से पहले कभी ऐसा सुकून का अनुभव नहीं हुआ था। मालिक काका, इन बच्चों को घर ले जाने के लिए भी आम दे दो, जगमोहन जी ने कहा। माली ने आम देकर बच्चों को विदा कर दिया। जाते हुए बच्चों को देखकर जगमोहन जी हाथ हिलाते रहे और बोले, बच्चों, जब भी समय मिले मुझसे मिलने आते रहना। सारिका, आज तो बच गए, मार नहीं पड़ी। अभी तक तो यही होता था कि कोई भी हमें चप्पल लगा देता था,
आज तो कमाल ही हो गया, कितने अच्छे वाले दादाजी हैं। मैं यूं ही डर रही थी। बच्चों के चले जाने के बाद जगमोहन जी आराम कुर्सी पर बैठकर मुस्कुरा पड़े। देखते देखते कब 3 बरस बीत गए पता ही नहीं चला। रोहित और सारिका को कॉलोनी के सेक्रेटरी से कहकर जगमोहन जी ने कम्युनिटी हॉल की देखभाल की नौकरी दिलवा दी थी। तब से दोनों मन लगाकर काम कर रहे थे। एक दिन रोहित अपने शादी का कार्ड देने के लिए आया। दादाजी, मैं सारिका से शादी कर रहा हूँ, आप हम दोनों को आशीर्वाद देने जरूर आइएगा। आपकी बात सेक्रेटरी साहब नहीं टालते हैं। सेक्रेटरी साहब ने हमारी शादी के लिए कम्युनिटी हॉल दे दिया है। यह तो बहुत अच्छा हुआ। सारा इंतजाम कॉलोनी वालों के सहयोग से हो गया है। मैं तुम दोनों बच्चों को आशीर्वाद देने जरूर आऊँगा। शादी वाले दिन जगमोहन जी जब कम्युनिटी हॉल पहुँचे तो उन्हें देखते ही सारिका और रोहित स्टेज से उतरकर आए और उनके पैर छुए और उन्हें आदर समेत स्टेज पर ले गए। दोनों के सिर पर हाथ रखते ही जगमोहन जी की आंखें खुशी से भर आईं। सारिका दुल्हन के रूप में बहुत सुंदर लग रही थी। जगमोहन जी ने नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सारिका और रोहित के नाम 50,000 रुपये का चेक उपहार में दिया। जगमोहन जी घर आते हुए सोच रहे थे, पिताजी आप ठीक कहते थे, बांटने से खुशियां बढ़ती हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।